हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। माय नेम इज जीवन कुमार। तो आप मेरे साथ कर रहे हैं हिस्ट्री को, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहां पर हमने क्या करा, हमारा जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने बहुत सारे जो आपके भारतीय समाज सुधारक पैदा हुए हैं उनके कामों के बारे में पढ़ा, उनके वर्क के बारे में पढ़ा एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ द रिफॉर्म दैट हैव बीन ब्रॉट बाय देम, ठीक है, दैट हैव बीन ब्रॉट बाय देम। तो उन सभी चीजों के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी जो उनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, जो बहुत सारे आपके जो जिन्होंने सामाजिक सुधार के लिए काम करा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज के हमारे जो टॉपिक का विषय होगा वो होगा हमारी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखना है कि कौन कौन सी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भारत में एस्टेब्लिश हुई बिफोर द कांग्रेस। अब कांग्रेस की जो स्थापना होती है विद द, देखिए उस समय क्या था आपका, इट वाज एक कांग्रेस को ना हम एक अम्ब्रेला टर्म की तरह लेते हैं, जहां पर आपका ना एक भारत में जो भारतीयों के ग्रीवेंसेस हैं और बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो क्या करेगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन करेगी अपने इंडियन पीपल, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो एक नेशनल लेवल की जो ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस करेगी। इससे पहले कि जो आपकी छोटी छोटी जो कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनका देखिए एक छोटे से एरियाज में है और इनकी जो अपने लेवल पर ये अपनी एक जो आपके रीजनल मुद्दों के बारे में बात करती है ना। तो उससे पहले कैसे जो है धीरे धीरे आप पढ़ रहे हो ना कि एक कंसोलिडेशन हो रही है ऑफ एंड यूनिफिकेशन ऑफ द पीपल्स, है ना, कि लोग यूनाइट हो रहे हैं धीरे धीरे, उनके बीच में कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद, जो मॉडर्न नेशनलिज्म है ना, उसको जगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक पॉलिटिकल तरीके से टू लिव विद इन द, क्या आपका जो जो लॉ एस्टेब्लिश किया गया है ना भारत में, जो लॉ, उस लॉ के तहत बाई लिविंग विद इन द, बाई लिविंग विद इन द एक जो आपका विद इन दी लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, जो आपका लीगल फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है उसके अंदर रहते हुए किस प्रकार से अपनी एजिटेशन को एक फॉर्मल ढंग में प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एक फॉर्मल ढंग में उसको प्रोड्यूस करना है बिफोर द गवर्नमेंट, सो दैट योर इशू कुड बी एड्रेस्ड। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो आपकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, इनके द्वारा भी एक जो जागृति पैदा की जाती है भारतीयों के अंदर, जहां पर क्या होता है कि दे अंडरस्टूड कि विच इज द बेसिकली एक जो आपका एक जो कॉमन एनिमी होता है ना, उस चीज की आइडेंटिफिकेशन करना। एनिमी इन द सॉर्ट ऑफ इन द सेंस कि देखिए आप में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही है, यू बिलीव कि यू आर द सब्जेक्टेड पीपल, है ना। अब आप जानते हो कि यो आपका जो फाइट है वो किसके प्रति डायरेक्टेड है, ठीक है। ब्रिटिश आर हियर हु आर बेसिकली रूलिंग एज अ फॉरेन, ठीक है, उन्होंने कभी भी भारत में ब्लेंड होने की कोशिश नहीं करी। जैसे इवन दो मुगल वर आल्सो आपके जो फॉरेनर थे, दे केम हियर, ऑक्यूपाइड हियर, उन्होंने यहाँ पे कॉन्कर करा, बट दे सेटल्ड हियर एंड अडॉप्टेड द इंडियन ट्रेडिशन एंड अपने आप को उन्होंने भारतीय रीति रिवाज और भारतीयों में घुल मिल गए हैं ना, एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर हियर। लेकिन अंग्रेजों का क्या कैसा है कि यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर आए तो, लेकिन जो अटैचमेंट है और जो जो एक भावना रहती है ना, वो हमेशा वो क्या थी, वो एक फॉरेनर रूलर की तरह ही यहाँ पे रहे। दे डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंडियन सोसाइटी, दे वर रूलिंग हियर, दे वर लूटिंग, है ना, एंड दे वर ड्रेनिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द वेल्थ ऑफ द इंडिया एंड दे वर मेकिंग देयर जो कंट्री है ना अपने भारत में, यहाँ से पैसा सारा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, वो इंग्लैंड की तरफ। और यहाँ के जो सब्जेक्टेड पीपल है, द सब्जेक्ट दे वर रूलिंग, दे वर बेसिकली एक्सप्लॉइटेड ऑन एवरी टर्म, ठीक है। तो यहाँ से लोगों को क्या पता लगा कि जो हमारा हमारा जो एक्चुअल में अगर हमारा जो हमारा ग्रीवियंसेस है, जो हमारा असंतोष है, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, दैट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश। और वो जो चीज है आपको 1857 की रिवॉल्ट में देखने को मिलती है। उसके बाद जब इस चीज को दबाया जाता है, व्हेन द रिवॉल्ट वाज बेसिकली फाइनल एंड ओवर, है ना, तो क्या होता है उसके बाद आपका 1858 में क्या होता है, गुड गवर्नेंस वाला एक्ट लाया जाता है, यहाँ पे चीजों को सुधारने की कोशिश की जाती है, बट बेसिकली द फायर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। वो जो चिंगारी थी और जो आग थी वो ऑलरेडी भड़क चुकी थी। नाउ द पीपल ट्राई टू डू व्हाट डिड दे ट्राई टू डू, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि देखिए रेवोल्यूशनरी ढंग से तो आप यू कैन नॉट ओवरथ्रो ओवरनाइट, है ना, आप किसी भी चीज को एकदम से, जो सिस्टम यहाँ पे आपको बहुत टाइम से रूल कर रहा है ना, दैट कैन नॉट बी थ्रोन अवे इन अ सिंगल डे। वो एक दिन में ही उस चीज को आप थ्रो अवे नहीं कर सकते हो। इसीलिए टू लिविंग विद इन द लीगल फ्रेमवर्क दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के द्वारा ही स्थापित किया गया है, उस तंत्र के अधीन रहते हुए आपने क्या करना है, आपने फाइट करनी है और अपने मुद्दों को आगे रखना है। तो इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं। तो देखिए अब जो फैक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, भारत में जो आपका आधुनिक राष्ट्रवाद है उसका विकास कैसे होता है और उसके पीछे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कैसे हुई, हमने पहले भी बात करी कि देखिए इवन आफ्टर द जब
जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इवन दो मुगल वर रूलिंग, लेकिन फिर भी क्या है आपका वहां पर देखिए डायरेक्टली जो उनके अधीन आ रही है टेरिटरी, वहां पे प्रशासन तो एक तरह से है, बट उसके आगे कितने भागों में विभाजित है। देयर आर सो मेनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और इन प्रिंसली स्टेट का क्या होता है कि यहाँ के जो सब्जेक्ट हैं, द पीपल हु आर बेसिकली रिजाइडिंग ओवर देयर इन दूस टेरिटरी, उनकी जो अलीजेंस होती है, उनकी जो लॉयल्टी होती है वो किसके प्रति है, अपने क्षेत्र के प्रति है, ठीक है। तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस वी हैड 565 प्रिंसली स्टेट, है ना, 565 रियासतें थी। तो अगर हम इस पीरियड की बात करते हैं ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी 1200-1500 के आसपास रियासतें रही होंगी। अब वहां के लोगों का क्या है कि जो कंटेंट है, उनका जो लॉयल्टी है, दैट इज टुवर्ड देयर ओन नेटिव प्लेस, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश के द्वारा इन सभी एरियाज को ऑक्यूपाई किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है, एक प्रकार की पॉलिसीज लगाई जाती हैं। तो पॉलिटिकली क्या हो गए, ये एक छत्र के अधीन आ गए ना, दे केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि आपको पॉलिटिकली यूनिफाइड हो गया ये एरिया। नाउ यू अंडरस्टूड कि जो आपके देखिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको पता है ना कि इनको किन के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करना है, कौन उनकी जो है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल आपका जो यूनिफिकेशन हुआ, कहीं ना कहीं ये क्या है, इट लेड टू द राइज ऑफ द नेशनल, आपका जो मॉडर्न है नेशनलिज्म की तरफ। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया, आपका जो लोकल प्रशासन है वो एस्टेब्लिश किया गया, किस प्रकार से लोकल लेवल पर आपने देखा पुलिस प्रशासन है, आपका सिविल प्रशासन है, जहां पर डिसीज वगैरह इंप्लीमेंट किए गए, आपका पुलिस में आपके थाने वगैरह बनाए गए, है ना, जो जिसके पहले आपके मुगल के टाइम पे जब जमींदारों को यह अधिकार दिया होता था कि आपने ही जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, यहाँ पर एक सिस्टम के तहत जो है आपकी पुलिस वगैरह फोर्स का ऑर्गेनाइजेशन की गई, है ना, आपकी मिलिट्री की एक पर्टिकुलर वे में किया गया। आपका जो प्रशासन है एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत बना, जहां पे जिले होंगे, जिले में जिला कलेक्टर होगा, जो रेवेन्यू कलेक्शन जो बाकी के डिपार्टमेंट होंगे उसके अधीन आएंगे। अब इस प्रकार से आपका जो प्रशासन लागू किया गया इन एरियाज में, इससे क्या होता है कि आपके जो यूनिट्स हैं दे गॉट यूनिफाइड, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, तो इकोनॉमिक में तो जो एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिश के द्वारा की गई, आपको पता है कि किस प्रकार से उनके द्वारा पॉलिसीज में चेंज लाया गया। अब नाउ जो टैक्सेस हैं उनको 3 तरह के टैक्सेस जो हैं आपको एक सिस्टम बिठाया गया, जिसमें जमींदारी आपका बंदोबस्त है, जमींदारी बंदोबस्त है, रॉयतवाड़ी आपका जो है बंदोबस्त है, उसके बाद आपका महलवाड़ी बंदोबस्त है। इसके तहत क्या किया गया कि आपके भिन्न भिन्न भारत के भिन्न भिन्न एरियाओं में, जैसे जमींदारी आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, रॉयतवाड़ी आपका मद्रास और बॉम्बे में, और आपका जो महलवाड़ी था वो आपका कहां पर था, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और नॉर्दर्न रीजन में इंप्लीमेंट किया गया। यहां पर भिन्न भिन्न तरीकों से क्या किया गया, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब एक्सप्लॉइटेशन आपकी की गई, ठीक है, किस तरह से आपको जो है रेवेन्यू सबमिट करना है, और उसी तरह से आपका व्यापार और बाकी मुद्दों में भी जो यूरोपियंस को है उनको क्या दिया गया, प्रेफरेंस दिया गया, और भारतीयों की एक्सप्लॉइटेशन की गई। तो इन सभी से क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की धीरे धीरे जो डिसकंटेंट है वो किसकी तरफ चला जा रहा है, वो ब्रिटिश की तरफ चला जा रहा है। देन ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट, ये भी है कि यहाँ पर कौन सी बात की गई, रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक एजुकेशन की बात की गई। जो क्या होता है भारत में फैली, तो लोगों के बीच में भी वो क्या होता है कि आपका जब आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन को पीछे कर दिया गया तो पीपल स्टार्टिंग थिंकिंग, है ना, उन्होंने अपने आप को रिलेट करना शुरू करा दूसरे लोगों के साथ। जब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जब ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई आपके यूरोप में, तो भारतीय लोग भी इनसे इंस्पायर हुए। अब इनसे इंस्पायर हुए तो उनको क्या लगा कि वी ऑल्सो डिजर्व द इक्वालिटी एंड द फ्रीडम दैट इज देयर इन द यूरोपियन कंटिनेंट के, इनके अपने देश में, वो हमें यहाँ पर भी चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि आपका जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देन लिटरेचर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब जैसे जैसे आपका प्रिंट मीडिया का उदय हुआ, उससे क्या हुआ कि जब एजुकेशन फैल रही है तो प्रिंट मीडिया का उदय होगा, उसके साथ साथ इन चीजों का बढ़ावा होगा, है ना, तो पीपल विल स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। अब इससे क्या होगा कि जो आइडियाज हैं, लोग जो हैं वो नए नए आइडियाज, नए नए लोगों के विचारों के संपर्क में आएंगे, जो कुछ एक एरिया तक ही सीमित थे, अब वो वाइड स्प्रेड हो गया। वाइड स्प्रेड हुआ तो पीपल गॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशंस, अवेयर हुए तो उससे क्या होता है कि आपका ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द मॉडर्न नेशनलिज्म। फिर डिस्कवरी ऑफ द रिच पास्ट इन हेरिटेज, देखिए हमने पढ़ा जब हम आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो जो एजुकेशन थी वो कई लोगों का कुछ एक तबके तक ही सीमित है ना। तो इसी दौरान क्या होता है कि कुछ एक तबका ऐसा भी निकलता है जो रिवाइवलिस्ट प्रवृत्ति का होता है, जैसे आपके दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, उनके द्वारा क्या नारा दिया गया कि वेदों की तरफ लौटो, और अपने पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया कि वी डोंट नीड टू बी गेट इम्प्रेस्ड बाई, या आप देख सकते हो कि हमें वी डोंट नीड टू हैव वी डोंट नीड टू गेट टॉट बाय द ब्रिटिश, है ना, वी डोंट नीड टू गेट
इन इन हमें अंग्रेजों के द्वारा हमें किसी चीज को सिखाने की जरूरत नहीं है। वी आर द सेल्फ सफिशिएंट भी हैं, एंड वी वर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, है ना, सिविलाइजेशन भी थे, एंड वी हैव अ वेरी रिच पास्ट एंड अ वेरी रिच नॉलेज। आप देख सकते हो कि हमारे वेद, उपनिषद, इन सभी चीजों में कितना ज्ञान छुपा हुआ है। और जो ये लोग थे ना, इन लोगों ने, इन्होंने क्या करा कि देखिए जो आइडियाज और इन चीजों की बात कर रहे हो ना, दैट इज देयर ऑलरेडी देयर इन आवर एंशिएंट पास्ट, वो हमारे ऑलरेडी एंशिएंट पास्ट में डिस्कवर्ड है, एलोबरेटेड है, उनकी बात की गई है। तो इस चीज को क्या हुआ कि ये जो हमने पढ़ा ना कि वेदों की तरफ लौटो, है ना, वेद जो है आपके दे आर द सुप्रीम नॉलेज गिवर, है ना, और उनके अंदर जो है वो अत्यंत नॉलेज छिपा हुआ है। तो इस समय हमने क्या करा कि अपने पास्ट की तरफ हमने जाना शुरू करा, एंड देन, है ना, वो जो अपनी विरासत है उसकी खोज और उसका ग्लोरिफिकेशन शुरू हुई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। देन प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अब क्या हुआ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, आप क्या देखते हो कि देखिए देयर इज अ प्रोग्रेशन की बात है। प्रोग्रेशन में मतलब कि जो आपका सुपरस्टिशन है सोसाइटी में, जो आपकी ऑर्थोडॉक्स नेचर है, द नैरो माइंडेडनेस है, उस चीज को क्या किया, रैशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई, रैशनलिज्म की बात की गई, ह्यूमन रैशनल की बात की गई कि यू हैव टू बी रैशनल अबाउट योर थिंकिंग एंड साइंटिफिक इन योर अप्रोच। ठीक है, आपकी जो इंक्लिनेशंस है, आपकी जो टेंडेंसी है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन अ मॉडर्न लाइन एंड अ साइंटिफिक लाइन। आपका जो टेम्परामेंट है वो साइंटिफिक, कि कोई चीज अगर सोसाइटी में हो रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टू थिंक अबाउट इट कि व्हाई इज इट हैपनिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग इट, कि आपको इसको केवल फॉलो करने की बजाय यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी जो आपके मॉडर्न और रैशनलिज्म की जो बात की गई वो आपकी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से उत्पन्न हुआ। दूसरा आता है आपका रिएक्शनरी पॉलिसी एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर। यस, ऑन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, इवन दो इंडियन सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड, आप देखते हो कि भारतीय जो समाज है वो कई सेक्शंस में डिवाइड है, कास्ट के नाम पे, जन्म जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बट स्टिल ये जो इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पे हर एक को एक ही तरह से इन्होंने, यू हैव टू लाइक फेस द डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे एक तबका ही फेस कर रहा था, अब जो है आपको थ्रू आउट इंडिया, डजेंट मैटर कि आप कौन सी कास्ट से कहाँ से आ रहे हो, एवरीबडी हैज टू फेस द सेम डिस्क्रिमिनेशन, एंड द पीपल ऑफ द इंडिया, जो भारत के लोग थे, दे वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एवरी स्फीयर ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, हर पहलू, हर पक्ष के ऊपर उनको जो है आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो जो रूलर्स का ये जो एरोगेंस बिहेवियर था, दिस समहाउ, जो आपके सब्जेक्टेड पीपल थे, दे आल्सो गॉट एजिटेटेड एंड स्टार्टेड हैविंग द sense of nationalism got stimulated among them, then understanding the contradiction in Indian and colonial interest। तो फिर भारत और जो आपकी colonial interest है, वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग आपकी आती है कि कहीं ना कहीं हम दोनों के जो हित हैं वो अलग हैं और किस प्रकार से हम जो है इनके द्वारा सब्जुगेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे विच लेड टू द मॉडर्न नेशनलिज्म। अब हम पढ़ेंगे जो आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के आसपास। तो इनमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहती है? पहली आपकी बंग भाष प्रकाशिका सभा। देखिए, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1836 बाय राजा राम मोहन रॉय के, जो राजा राम मोहन रॉय के जो सपोर्टर हैं, ठीक है, इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई। तो इनको आपने याद रखना है, ही डाइड बाय द टाइम ऑफ 1833 एंड आपके जो राजा राम मोहन रॉय हैं, आपके 1829 में क्या जो सती प्रथा की बैन की जाती है ना, उसमें ये इंस्ट्रूमेंटल थे। ठीक है, ही वाज द पर्सन टू बेसिकली वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा इन्होंने जो है हार्ड वर्क करा टुवर्ड्स दिस कि जो सती प्रथा है उस चीज को बैन किया जाए। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो राजा टाइटल है इनको किसके द्वारा किया, जो आपके मुगल रूलर थे उस समय, अकबर सेकंड। ठीक है, अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो उसके बाद आती है आपकी जमींदारी एसोसिएशन। अब जमींदारी एसोसिएशन की जब भी बात आती है तो यू नीड टू रिमेंबर कि दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है आपका, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? ये था आपका टू प्रमोट द बंगाली एजुकेशन एंड मीन ऑफ पोलेमिक एंड बिल्ड अप द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो क्या करना, बंगाली शिक्षा को बढ़ावा देना और जनमत का निर्माण करना। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी उसी तरफ जा रही है, बट आप जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो यहाँ पे इसको देखिए, इसका दूसरा नाम है आपका लैंड होल्डर सोसाइटी, जो जमींदारी एसोसिएशन है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1838 में हुई। ठीक है, इट गॉट एस्टेब्लिश्ड इन 1838 बंगाल में, जहां पर रिप्रेजेंटेशन किसकी थी, आपकी जमींदारों की रिप्रेजेंटेशन जो ये करती है, और ये पहली आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आती है आपकी भारत की। तो आपने ये चीज जो है वो याद रखनी है कि दिस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1843 में, कलकत्ता में होती है ये। तो हम जो अभी यहाँ पे जो करने वाले हैं ना, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन विच वर एस्टेब्लिश्ड इन द बंगाल, फिर हम बॉम्बे वाली करेंगे, एंड देन सीक्वेंस में हम कर रहे हैं कि देखिए ये क्या है, आपका प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने क्या करा, भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो काम है दैट वाज वेरी इमेंस एंड समहाउ लेड टू द काइंड ऑफ
राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म अमंग द पीपल, और इन्होंने भी यूनिफिकेशन का काम करा। इवन दो इनका जो नेचर है वो क्या है आपका, वो क्षेत्रीय है ना, कि दे आर बेसिकली द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर नॉट लाइक एड्रेसिंग द एवरी इशू दैट इज देयर इन द सोसाइटी, केवल पर्टिकुलर इशू के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं किस तरफ डेवलप हो रहा है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, विच वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी नाम आपने याद रखना है, 1843, ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। अब क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल इन इंडिया, जहां पे भारत में क्या जानकारी एकत्रित करने के लिए, कि भारत में वास्तविक स्थिति की जानकारी एकत्रित करने के लिए। और दूसरा क्या है कि ये एक एंटी जमींदार ऑर्गेनाइजेशन थी, ये याद रखना, जिसके द्वारा पिटीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन पब्लिक ऑफिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म की बात की गई, जहां पे भारत में जुडिशियल रिफॉर्म की बात करी और इंडियन को पब्लिक ऑफिस में एम्प्लॉय करने की भी इनके द्वारा बात की गई। उसके बाद आते हैं आपके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर के बनती है, जो अभी हमने पीछे पढ़ी। एक तो कौन सी आपकी, ये होगी आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और दूसरी जमींदारी एसोसिएशन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया जाता है एंड देन इट वाज फॉर्म्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851। याद रखना है आपने, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1851, ठीक है, कि अम्ब्रेला टर्म के तहत हमने क्या करना है कि लोगों की ग्रीवेंसेस जो है उसको एड्रेस करना है। इवन दो ये एक दूसरे के पहले क्या देख रहे हो आपकी, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन जमींदारी जमींदारों के राइट्स के लिए बनी और नीचे जो है वहां पे बात की गई है किसानों वगैरह के लिए, ठीक है, एंड एंटी ब्रिटिश थी, लेकिन बाद में इसको एंटी जमींदार ऑर्गेनाइजेशन थी। लेटर ऑन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। अब दोनों की ये जो क्या मर्जर से बनती है, बनती कब है आपकी 1851 में। अब जो आपका 1853 का जो चार्टर एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, विच वाज द लास्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। आपने जो कितने चार्टर एक्ट हैं वो याद रखने हैं, 1793, 1813, then there was 1833 and then the last one was 1853। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है आपका 1857 का रिवॉल्ट होता है एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो भारत में खत्म हो जाता है एंड देन इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। क्वीन की जो इंग्लैंड की महारानी है क्वीन, उनके अधीन आ जाता है एंड उनका वाइसराय, उनका रिप्रेजेंटेटिव भारत में जो है वो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये आपका जो लास्ट वन था। तो इसमें इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो देखिए, पहला क्या है कि आपका सेपरेट लेजिस्लेचर फॉर पॉपुलर करेक्टर, कि लोकप्रिय चरित्र का अलग विधानमंडल हो, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका एग्जेक्टिव एंड जुडिशियरी को पृथक किया जाए, इन सैलरी ऑफ हाई ऑफिसर, की जो हाई ऑफिसर है उनकी सैलरी में कटौती की जाए, अबोलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी एंड आबकारी, जो अकबरी कस्ट है आपका, आबकारी आबकारी कस्ट जो है ना टैक्स है, ठीक है, उसका उन्मूलन करना। और दूसरा अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, जो नमक के ऊपर जो आपकी टैक्स लगता है उस चीज को, उसको खत्म करना। रिजल्टेड इनटू एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। अब देखिए इसी की जो रिकमेंडेशन के तहत क्या होता है, 1853 के चार्टर के तहत देयर वर 6 न्यू पीपल, ठीक है, 6 नए लोग आपके, देयर वर 6 न्यू पीपल वर एडेड टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो बेशक ये नाम मात्र थे, इनको कोई भी आपका वोटिंग राइट मान लीजिए या इनको किसी के ऊपर चर्चा करने की कोई भी मुद्दे के ऊपर अनुमति तो थी, लेकिन इनकी सजेशन को इवन दो इट वाज नॉट इंक्लूडेड बट दिस लेड टू द इंक्लूजन ऑफ 6 न्यू मेंबर, है ना। अब आता है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द दादा भाई नरोजी, किसके द्वारा, दादा भाई नरोजी के द्वारा इन लंदन, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक फिगर ऑफ इंग्लैंड, है ना, पब्लिक फिगर्स ऑफ इंडिया टू प्रमोशन ऑफ इंडियन वेलफेयर एंड डिस्कस इंडियन क्वेश्चन। इट ब्रांचेस वर लेटर ऑर्गेनाइज्ड इन द प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज, ठीक है। किस लिए थी, देखिए ये लंदन में दादा भाई नरोजी के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। अब दादा भाई नरोजी के बारे में आप थोड़ी सी बातें जान लीजिए। दादा भाई नरोजी को शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको पता होना चाहिए ही बिकेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892, ठीक है। इनके द्वारा मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पहले भारतीय हैं और पहले दूसरे कौन है, ये एशियन भी हैं जिनको ब्रिटिश संसद की ये जो पार्लियामेंट है उसके सदस्य बनते हैं 1892 में, 1893 से पहले 1886 में, ठीक है, और 1906 में, ठीक है। इन तीन टाइम पे, तीन मौकों पे ये 1886, 1893, 1906 में क्या करते हैं, ही बेसिकली हेडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। ये आपकी रिवीजन भी हो रही है। दूसरा क्या, इनके द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है उस थ्योरी की बात की गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इनके द्वारा दी गई, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें कहा कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा भारत के पैसे का शोषण किया जा रहा है, ठीक है। एंड ही आल्सो रोट द बुक ऑफ, जिसका नाम है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, द बुक वाज आल्सो रिटन बाय हिम। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। एंड द नेक्स्ट आपका आता है इंडियन लीग। शिशिर कुमार घोष के द्वारा ये स्थापना की गई इस ऑर्गेनाइजेशन की इन 1875 में। आपने ये बात याद रखनी कि देखिए दिस इज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीयों को डायरेक्टली प्रोत्साहित करती है, किस लिए, राष्ट्रवाद के लिए, टू स्टिमुलेट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन। द ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये था आपका राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एंड टू मेक देम पीपल अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल एजुकेशन की राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स के किस प्रकार से जो भारत में जो पॉलिटिक्स है वो ब्रिटिश के द्वारा प्ले की जा रही है, उस चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस चीज को उनके द्वारा जो गवर्नेंस है वो किस हिसाब से चली है, ठीक है, ताकि लोग क्या हों, लोगों के प्रति जो राजनीति और उसके अपने अधिकारों के प्रति और जो ओवरऑल जो आपकी पॉलिटिक्स है उसके प्रति जागृति पैदा हो एंड दे न्यू, है ना, कि वो अपनी सेल्फ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले। इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग दैट वाज एस्टेब्लिश्ड। फिर द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये किसके द्वारा, आपकी आनंद मोहन बोस और आपके जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1876। दे वर द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, देखिए इनको डिसकंटेंट था अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि इवन दो इनकी जो वैल्यूज थी, देखिए क्या हुआ कि जो किस वैल्यू पे ये आधारित है, वैल्यू इनकी जो आधारित थी दैट इज टू क्या, कि देखिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करना, बट दिस पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट। इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ जो कलकत्ता की जो स्थापना की गई ये नहीं थे हैप्पी, बिकॉज दे वर क्या, बाद में दे वर प्रमोटिंग द, इन्होंने जो आपके जो जमींदार हैं उन्हीं के अधिकारों को प्रमोट करने की बात करी, जो लोकल लेवल की ग्रीवेंसेस हैं, जो पीजेंट की ग्रीवेंसेस है उसी की बात कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए ये दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ द इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन ऑफ जो कलकत्ता की स्थापना है 1876 में इनके द्वारा की गई। नेक्स्ट आता है आपका पूना सार्वजनिक सभा। अब जो पूना सार्वजनिक सभा है, देखिए महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा स्थापित की गई इन 1870 में, ठीक है। ये महादेव गोविंद रनाडे की अगर हम बात करें तो कहां पर ये पूना में की गई थी, ठीक है, पूना में की गई थी। इट वाज जो आपकी पूना सार्वजनिक सभा, नाम ही पूना सार्वजनिक सभा है तो पूना में एस्टेब्लिश की जाएगी जगह। और महादेव गोविंद रनाडे जो हैं आपके कौन थे ये, देखिए इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज द जस्टिस गोविंद रनाडे, ठीक है, बिकॉज ही हैड वर्कड एज अ यूरोपियन जज, ठीक है, ही हैज वर्कड एज अ जज, ठीक है, इन द इंडियन जुडिशरी में इन्होंने जज की तरह काम करा हुआ है 1890। तो क्या है, देखिए पहले ये क्या थे, ही बेसिकली डिड द, ही वाज अ बैरिस्टर, इन्होंने वकालत वाला काम करा कुछ टाइम पीरियड के लिए एंड आफ्टर दैट डूइंग दैट वर्क ना ही गॉट प्रमोटेड एज अ जज एंड 1895 में, ये आपने याद रखना है कि ही बिकेम द जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में ही बिकेम द जज इन 1895 में, ठीक है। तो ही इज आल्सो नोन एज अ जस्टिस एमजी रनाडे। इन्होंने काफी सोशल वर्क के लिए काम करा है, विडो मैरिज के लिए काम करा हुआ है, वुमेन की एजुकेशन के लिए काम करा हुआ है इनके द्वारा। ही फाउंडेड दिस पूना सार्वजनिक सभा और साथ ही साथ ही आल्सो फाउंडेड द प्रार्थना समाज में भी ये क्या थे, ही वाज फाउंडर द प्रार्थना समाज के भी ये एक्टिव मेंबर रहे हुए हैं। तो इनके साथ आपने और भी चीज याद रखनी है, द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, दूसरी की देखिए क्या है, इनके साथ और जो दो पर्सनैलिटी थी जिनका नाम है भवन राव श्रीनिवास राव और पंत प्रतिनिधि, वाज द रूलर ऑफ द अनदर स्टेट एंड वाज आल्सो द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो दूसरे कौन है आपके, जीवी जोशी एंड एस एच चिपलंकर, तीन लोग और हैं जो आपकी पूना सार्वजनिक सभा के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आरजी को आपकी महादेव गोविंद रनाडे के साथ मिलकर के इस सभा की स्थापना करी, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, जिनमें पहले हैं आपके भवन राव श्रीनिवास राव, ठीक है, दूसरे हैं आपके एस एच चिपलंकर और तीसरे हैं आपके जीवी जोशी, ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी। उसके बाद आते हैं आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बिल्कुल जिस समय आपकी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1885, उसी समय आपकी जो प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना हुई, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबज एंड केटी तेलंग, ठीक है, ये तीन लोग हैं द वन हु फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। बदरुद्दीन तैयबज के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ही इज द फर्स्ट मुस्लिम, ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये चीज भी याद रखनी है कि ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इनके द्वारा ये जो आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा है मद्रास महाजन सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी 1884 में इसकी स्थापना होती है। वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम एंड, ठीक है, अय्यर एंड पी आनंद मचालरू, ठीक है, आनंद
आनंद चार्लू, ठीक है, पी आनंद चार्लू। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एंड एम बी एंड पी, ठीक है। एम वीर राघवचारी, बी सुब्रमण्यम और पी आपके आनंदम चल्लू, ठीक है। तो एमबीपी की तरह भी आप इनको याद रख सकते हो, किसके साथ, आपकी मद्रास महाजन सभा 1884। शॉर्टकट में निमोनिक्स आपका बन गया कि ये जो एमबीपी हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थे, एम वीर राघवचारी, बी सुब्रमण्यम एंड पी आनंदम चार्लू, ठीक है। पी आनंदम चार्लू ये किसके साथ, मद्रास महाजन सभा के साथ एसोसिएटेड है। इट वाज फाउंडेड इन 1884 में, एमबीपी। अब देखिए इससे तो ये थी आपकी जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। महादेव गोविंद रनाडे के बारे में देखिए मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो प्रीवियस लेक्चर में शायद आई टोल्ड यू कि जो पंडित रमाबाई हैं, मैंने ये जो रमाबाई थे ना, ठीक है, रमाबाई, इनके बारे में कहा कि शी वाज द कि इनके द्वारा देखिए 1882 में महिला आर्य समाज, ठीक है, आर्य महिला समाज या महिला आर्य समाज, महिला आर्य समाज की स्थापना की गई, महिला आर्य समाज की स्थापना की गई, ठीक है। ये जो है आपकी पंडिता रमाबाई हैं, बट शी वाज नॉट द वाइफ ऑफ एमजी रनाडे, ठीक है। उनकी जो पत्नी है उनका नाम है रमाबाई रनाडे, ठीक है। तो सेम नाम है और यहां पर है आपकी पंडिता रमाबाई और ये हैं आपके रमाबाई रनाडे। दीज बोथ ऑफ देम, दोनों क्या हैं, आपकी सोशल वर्कर हैं जिन्होंने वुमेन की कंडीशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए और साथ ही साथ सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए काम करा। दोनों आपकी, एक का नाम है पंडिता रमाबाई, दूसरी का नाम है रमाबाई रनाडे। जो रमाबाई रनाडे हैं, शी इज द वाइफ ऑफ महादेव गोविंद रनाडे, शी वाज आल्सो अ सोशल वर्कर और सेम टाइम पीरियड में ये एक्टिव हैं, ठीक है। और ये जो आपकी पंडिता रमाबाई हैं ये भी आपकी मतलब सोशल वर्कर हैं। शी वाज बोर्न इन कलकत्ता एंड देन शी वाज बोर्न इन अ हिंदू कास्ट लेटर ऑन, शी वाज बोर्न इन हिंदू क्या बोलते हैं आपकी जो हिंदू हाई कास्ट में इनका जो जन्म हुआ। और पंडिता रमाबाई का, ठीक है, इनको जो है वो पंडिता की उपाधि दी गई बिकॉज शी वाज अ वेरी ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ द संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के काफी ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे, इसीलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई जब इन्होंने अपनी कॉलेज से डिग्री प्राप्त करी, ठीक है। उस समय इनको 1878 में शी वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता, ठीक है, पंडिता रमाबाई के नाम से ही जाने लगे। लेटर ऑन आपने क्या पढ़ना है कि लेटर ऑन शी गॉट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, अराउंड 1880s के आसपास इन्होंने क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। और दूसरा आपने याद रखना है कि इनके जीवन से जुड़ा हुआ 1882 में इनके द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई और उसकी शाखा कहां पर, मुंबई में फैलाया गया, ठीक है। तो ये है आपकी पंडिता रमाबाई। और जो आपकी रमाबाई रनाडे हैं ये हैं आपकी, शी इज द वाइफ ऑफ महादेव गोविंद रनाडे और इनके द्वारा 1909 में सेवा सदन की स्थापना की गई, सेवा सदन की स्थापना की गई, ठीक है, जो रमाबाई रनाडे हैं। तो शायद प्रीवियस लेक्चर में ना मैं भी इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज हो गया होगा। मैंने आपको जो ये जो 1882 है ये बताया तो मैंने भी रमाबाई था, लेकिन उसमें मैंने इतना कह दिया था कि आई थिंक शी वाज द वाइफ ऑफ ये जो आपके महादेव गोविंद रनाडे हैं, पर नहीं, ये अलग है। ये जो रमाबाई है ये पंडिता रमाबाई, शी इज डिफरेंट एंड रमाबाई रनाडे जो है अलग है। और पंडिता रमाबाई के द्वारा आपका आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी बॉम्बे में 1882 में, ठीक है। और ये जो रमाबाई रनाडे हैं, शी इज आल्सो अ सोशल वर्कर बट शी इज द वाइफ ऑफ महादेव गोविंद रनाडे। और इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई पुणे में, ठीक है, इन 1909 में। शी आल्सो वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए इनके द्वारा भी कार्य किया गया है। तो दीज आर द टू डिफरेंट व्हिच आई वांटेड टू क्लैरिफाई, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी उसमें इनके बारे में। जो रमाबाई रनाडे हैं मैंने आपको पंडिता रमाबाई के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपने प्लीज याद रखनी है और इसको करेक्ट करना है कि जो पंडिता रमाबाई हैं, शी इज आल्सो अ सोशल वर्कर, शी इज आल्सो अ बेसिकली वर्किंग फॉर द प्लाइट ऑफ अ वुमेन, वुमेन के लिए काम कर रही हैं और समाज में फैली हुई इनइक्वालिटी के खिलाफ इन्होंने भी काम करा। एक्टिव भी सेम पीरियड है आपके 1880 के दशक में एक्टिव हैं और ये भी आपके 1880 के दशक में एक्टिव हैं। इनकी मृत्यु जो है वो 1922 में हो जाती है और जो पंडिता रमाबाई रनाडे हैं उनकी 1924 में हो जाती है, ठीक है। तो उस समय तक ये दोनों एक ही टाइम पीरियड पे एक्टिव हैं, दोनों सोशल वर्कर हैं, दोनों ही आपकी महिलाओं के लिए काम करे हैं और दोनों ही ने समाज में काफी योगदान दिया है। तो उस वजह से इनका नाम भी एक जैसा ही है, उस वजह से इंटरचेंज हो गया ये, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई 1878 में इनको उपाधि दी गई पंडिता की। 1880 में इनके द्वारा क्या किया गया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई बिकॉज ऑफ सीइंग की जो हिंदू धर्म है ना उसमें बहुत ज्यादा जो प्लाइट है, इनइक्वालिटी की बात ही नहीं है, जात पात के आधार पर बंटा हुआ है, इसीलिए इनका जो इंक्लिनेशन है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ हो गई। फिर ये आर्य समाज के साथ जुड़ गई लेटर ऑन। एंड देन जो आपकी रमाबाई रनाडे हैं इन्होंने भी सोशल वर्क में काम करा, महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली वर्क करा और सेवा सदन की शुरुआत करी 1909 में, ठीक है। ये था आपका
तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सारी कंप्लीट कर ली जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी। अब जो कैंपेन की हम बात करते हैं कि किस प्रकार के कैंपेन चले, जो कहीं ना कहीं क्या थे आपकी, विच वाज आल्सो रिलेटेड टू द जो आपकी सेंस ऑफ नेशनलिज्म है, और साथ ही साथ आपका जो कांग्रेस की फाउंडेशन की तरफ जो है वो एक कदम बढ़ाते। तो पहला आ गया आपका, पहला कैंपेन हुआ 1875, जहां पे क्या किया गया, कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी को प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिजिनस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब क्या है कि भारत से क्या करा, ये खिलाफ आपका कैसा जो कैंपेन चला कि आप क्या करोगे, कॉटन इंपोर्ट को क्या करोगे, उसके खिलाफ चलता है कि उसके ऊपर आप हैवी ड्यूटी इंपोज करिए, ताकि भारत में जो इंडिजिनियस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब रीजन बीइंग बहुत सारे रीजन है सर, ठीक है, बट आपने इतना याद रखना है 1875 में क्यों, देखिए उस समय इंग्लैंड में क्या है आपका हाई रेवोल्यूशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द एडवांसमेंट इज टू मच। भारत में अगर इवन दो ब्रिटिश के द्वारा कुछ एक मशीनरी लगाई भी गई ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, ठीक है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो थी नहीं, ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, दैट विल बी वे इंफीरियर देन द व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इंग्लैंड, ठीक है। इसीलिए आप क्या करोगे, जो कॉटन के इंपोर्ट हैं, कॉटन के प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर क्या करोगे, आप बैन लगा दोगे, बैन भी नहीं लगाओ तो इंपोर्ट ड्यूटी इंट्रोड्यूस करोगे, ताकि भारतीयों को वो खरीदने के लिए महंगा पड़े और हमारा जो इंडिजीनियस है वो सस्ता पड़े, ताकि उस इंडस्ट्री को आप क्या कर सके, आप उसको सर्वाइव करने में मदद कर सको। तो ये जो कैंपेन था वो 1875 में चलाया गया। दूसरा इंडियन के द्वारा जो आपका अफगान एडवेंचर ऑफ लॉर्ड लिटन, 1875 में आपका जो देखिए सेकंड आपका अफगान वॉर होती है वो ड्यूरिंग द लॉर्ड लिटन के टाइम पे होती है। इज द गवर्नर जनरल, जिनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब इनका क्या था कि देखिए अफगान के साथ पूरा कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, तो हमने क्या करना है कि इनका अपनी एक पॉलिसी थी जो प्राउड अफगान पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या करा कि बेसिकली नीड टू, हमारे जो बॉर्डर हैं उनको साइंटिफिक लाइन पे हमें डिफाइन करने की जरूरत है। अप्रोच इनकी अच्छी थी। दूसरा ये क्या करना चाहते हैं कि वहां पर क्या करना चाहते थे, ही वांटेड टू बेसिकली काउंटर द रशियन इन्फ्लुएंस। रशियन इन्फ्लुएंस आपका अफगान वाले रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो इस वजह से ही फॉट द वॉर फॉट करते हैं। 1879 में देयर इज क्या एक ट्रीटी होती है, और उसके तहत क्या होता है कि बेसिकली जो आपके सबमिट हैं अफगान रूलर हैं, दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एम्पायर, सबमिट कर लेते हैं, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सरेंडर कर देते हैं अंग्रेजों को। इसके तहत वहां पर उनके दरबार में क्या होता है, एक ब्रिटिश एजेंट भी इंप्लॉय किया जाता है। अब उस एजेंट को 1879 में इट वाज किल्ड बाय द अफगान रूलर। जब अफगान रूलर के द्वारा किल्ड किया जाता है तो बेसिकली दिस इज द पर्सन क्या करते हैं, ही अटैक्ड ऑन अफगान, अफगान रूलर आपके सरेंडर करते हैं, एंड इट डायरेक्टली केम अंडर द इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अधीन वो जो है वो आ जाता है, अंग्रेजों के अधीन। अब ये जो पॉलिसीज थी इट बेसिकली, इसमें जो भारतीयों का है, इनकी अंग्रेजी सेना का है, इसका भी काफी नुकसान होता है, एंड द पॉलिसी वाज वाइडली क्रिटिसाइज कि आपको इसको क्या करिए, एक बफर जोन की तरह रखिए, यू डोंट नीड टू गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द अफगान पॉलिटिक्स, और इसको एक बफर जोन की तरह ही यूज करिए, ताकि इन मैटर ऑफ अटैक ना जो आपकी एक्चुअल टेरिटरी जो कि भारत की टेरिटरी उसको सीव किया जा सके। एंड जब आपके लिटन के बाद रिपन साहब आते हैं तो रिपन के द्वारा ये पॉलिसी भी रिवोक कर ली जाती है, और उसने रैदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जगह वो क्या करते हैं, उसको एज अ बफर जोन की तरह यूज करते हैं, जिसमें रूलर को क्या करते हैं, रूलर को पूरी ऑटोनॉमी दी जाती है, ठीक है। हाँ, जो आपका जो सुप्रीमेसी रहेगी वो यहाँ पे अंग्रेजों की रहेगी, ठीक है। तो ये थी इनकी पॉलिसीज व्हिच वाज बेसिकली क्रिटिसाइज्ड बाय द इंडियन। अब 1878 में दूसरा क्या होता है, अगेंस्ट आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट के खिलाफ क्या होता है, जिसमें इंडियंस को डिसआर्मिंग इंडियंस एंड अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब ये जो इनके द्वारा लाया गया था कि एक्ट लाया गया आर्म्स एक्ट में, क्या था कि जो भारतीयों को था वो हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई, एंड बेसिकली इसके खिलाफ जो है वाइड स्प्रेड आपका क्या मूवमेंट होता है। अब इसी तहत क्या था, आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जितने भी आपके, अगर इफ यू राइट समथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना, कुछ भी सरकार को लगता है कि आप उनके खिलाफ लिख रहे हो, तो जितने भी आपकी इवन जो आपकी इंडियन न्यूज़पेपर थे जो इंडियन लैंग्वेज में छप रहे थे, वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, है ना। तो इसकी जो प्रेस की फ्रीडम है वो समाप्त हो गई कहीं ना कहीं, एंड देन इट लेड टू द वाइड स्प्रेड, है ना, डिसकंटेंट अमंग द इंडियन। और बाद में ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो किसके द्वारा रिपील किया गया, रिपिन के द्वारा रिपील किया गया इन 1881। तो इनको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी कहा जाता है, ठीक है, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके कि इंडियन एजिटेटेड टू राइट द जॉइंट सेमी मिलिट्री वॉलंटरी कॉर्प इन 1885 में, विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द यूरोपियन। तो इंडियंस के द्वारा देखिए एक और अभियान चलाया गया, जिसमें उस सेमी मिलिट्री कॉर्प को ज्वाइन करने के लिए, वॉलंटरी जो कॉर्प थी उसको ज्वाइन करने के लिए उनके अभियान चलाया गया, जहां पे केवल यूरोपियन को ही आजादी थी कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1881 और 82 में क्या होता है कि जो आपके प्लांटेशन लेबर एंड द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ जो है आपका क्या होता है, एजिटेशन हो देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एसोसिएशन एजिटेशन वर रेज्ड इन 1883, फॉर दैट इट वाज वुड हैव बीन अलाउड द फंडिंग इंडियन कैंपेन इन इंडिया एज वेल इंग्लैंड, ठीक है। तो अखिल भारतीय संघ में जो आपका राजकीय कोष से क्या होता है कि राजनीतिक संघ बनाने के लिए आंदोलन खड़ा किया गया।
इसमें भारत के साथ साथ भारतीय में इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों को भी क्या कि आप फाइनेंशियल स्थापित क्या करिए, हेल्प करिए, और जो आप एक पॉलिटिकल एसोसिएशन की स्थापना कर सके। तो ये प्रोग्राम जो आपका 1883 में चला। देन नेक्स्ट आता है इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल बाय द लॉर्ड रिपन एज इट वुड हैव अलाउड द इंडियन मैजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस विल बाय रिपील्ड बाय द लेजिस्लेचर। अब ये क्या था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब क्रिएट होती है कि 1883 में। इसके तहत क्या था ना, देखिए कि द पर्सन हु इज बेसिकली, अब भारतीय भी क्या है, वो भी सेम प्रोसेस से जा रहा है, आपका उसको पढ़ाई करनी पड़ रही है, एंड देन ही हैड टू पास दिस एग्जामिनेशन एंड देन ही बिकेम द जज। लेकिन भारतीयों को क्या था, दे वर नॉट, उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो आपके जो यूरोपियंस है, एक यूरोपियन के वो कोई मुकदमा भी नहीं सुन सकता था, ठीक है। तो इस तरह की उसको डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन जुडिशरी में आपका जो डिस्क्रिमिनेशन था और जो हेरारिकल डिस्क्रिमिनेशन आपका चला आ रहा था, ठीक है, इस चीज को ना काउंटर करने के लिए आपका इल्बर्ट बिल लाया गया, जिसमें क्या होगा कि भारतीयों को अधिकार मिल गया कि नाउ बेसिकली अगर कोई यूरोपियन केस है ना, तो उसको चीज को सुपरसीड कर सकता है, उस चीज के ऊपर जो जजमेंट है वो इंडियन जज दे सकता है। अब यहाँ इस बिल का ना पूरे यूरोप में इन इंग्लैंड बेसिकली देयर वाज सो मच वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द यूरोपियंस, एंड उनके द्वारा बहुत हायर लेवल पे जो है वो प्रोटेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब प्रोटेस्ट किया जाता है तो क्या होता है कि इस बिल को क्या किया गया, इस बिल को हाईली अमेंड कर दिया गया। अब अमेंडमेंट ये थी कि ठीक है, नाउ द इंडियन जज कैन ट्राई द यूरोपियंस, है ना, उनके ट्रायल को वो हेड तो कर सकता है, बट शर्त ये रखी गई कि वहां पर जो ज्यूरी होगी, ज्यूरी में जो मेंबर होंगे वो 50% तक मेंबर कौन से होंगे, आपके यूरोपियन होने चाहिए, तभी जो है एक इंडियन जज जो है उस केस को प्रिजाइड कर पाएगा। अब इससे क्या होता है, इंडियन की भावनाएं जो है आहत होती हैं। एंड देन देखिए ना, इसमें ना एक चीज और आती है, एक चीज ये आती थी कि नाउ दे न्यू द पावर ऑफ द एजिटेशन, ठीक है। एजिटेशन की पावर का उनको पता लगा कि अगर वो भी इस तरह से अपने मुद्दों को रखते हैं एंड प्रोटेस्ट करते हैं, एंड देन एक विदिन क्या आपके द्वारा जो एक लीगल सेटअप फ्रेम किया गया है उसी के तहत रहते हुए अगर हम आपकी चीजों को, आपकी बातों को एजिटेट करते हैं, देन क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इससे, वट विल हैपन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सॉफ्ट पावर है ना उसकी रियलाइज हुई उन्हें कि वी कैन ऑल्सो डू द सेम एंड देन कैन फाइट फॉर द नेशंस लिबरेशन, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए, अपने मुद्दों को रखने के लिए, अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए हम भी इस तरह का मध्य मार्ग जो है वो चुन सकते हैं, जहां पर लिविंग विद इन द लीगल फ्रेमवर्क we can also like put our grievances in front of the British, ठीक है, उनके खिलाफ, उनके सामने समक्ष अपनी जो शिकायतें उनको दर्ज कर सकते हैं और जो हम भी सुधार की जो है वो बात कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें तो इल्बर्ट बिल के द्वारा बोलते हैं कि भारतीयों की जो आंखें हैं वो खुल गई, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट द रिडक्शन इन मैक्सिमम एज इन सिविल सर्विस, अब ये जो लॉर्ड लिटन साहब है ना, इनके द्वारा 1878 में क्या हुआ, देयर वाज एन एजिटेशन, क्योंकि भारतीयों की जो एज थी जो सिविल सर्विस में, भारतीयों ने सभी की, ठीक है, क्या हो गया, आपकी जो सिविल सर्विसेज में आपका जो एग्जाम जो कि केवल कहां पर लंदन में ही कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या था, उसकी जो एज है वो 21 साल से घटा करके 19 साल कर दी गई 1878 में। तो 19 में आप देखिए, आप एक तो भारतीय जो भारत में पढ़ा है, इवन तो भारतीयों को क्या है, आपको बहुत ज्यादा ही कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू द यूरोपियन काउंटर पार्ट, ठीक है, द पीपल हु आर लिविंग इन इंग्लैंड। अब उनके लिए ही ये सिस्टम सेटअप किया गया है। ऊपर से आप क्या कर देते हो कि इंडियंस जो हैं उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाए, एक तो एग्जाम कहां पर होगा आपका कंडक्ट, इंग्लैंड में होगा, दूसरा यू विल हैव टू कम्पीट विद द यूरोपियन काउंटर पार्ट, है ना, आप तो भारत से हो, और तीसरा क्या था कि आपने एज ही 19 कर दी गई, इसकी जो मैक्सिमम एज है इस सर्विस में आने की जो एज है वो 19 ईयर्स तक रख दी गई, जो कि इम्पॉसिबल था। एंड देयर वाज अ वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस, एंड जो है वो एजिटेशन हमें देखने को मिलती है। तो दीज वर द सम ऑफ द मूवमेंट, और कुछ एक जो आपके एक्ट हैं और जो एजिटेशन हैं वो आई। तो हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए अगले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी जो फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। हम 1885 से लेकर के 1905 तक इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था आपकी जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो, और उसके साथ साथ ही जो आपकी एजिटेशन वगैरह आई थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर पीरियड 1857 से लेकर के 1885 के बीच में, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दिस इज गोइंग टू बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना, फाउंडेशन और साथ ही साथ आपका जो मॉडरेट फेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।